हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये पेपर सितंबर 2015 वाला है। तो इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। पहला विकल्प है प्रकृति और पोषण पर बहस। दूसरा है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तीसरा है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। और चौथा है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तो प्रश्न में कहा गया है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो यह प्रश्न जो है दर्शा रहा है प्रकृति और पोषण विवाद। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रकृति और पोषण बहस। अगला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? पहला है संवेदी गतिक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन इसमें लिखा ही है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और ये प्रश्न उन्हीं अवस्थाओं से संबंधित है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, और ये चौथी अवस्था है, ये क्रम से लिखी हुई है, तो ये चौथी अवस्था है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें, मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला विकल्प है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। दूसरा है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। और चौथा है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। तो बच्चा क्या कह रहा है कि आप यह मेरे लिए कीजिए और मैं वह आपके लिए करूंगा। तो सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, और इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2 चरण बताए, यानी 3 स्तर और कुल 6 चरण। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवादी शिक्षा। पहला विकल्प है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तीसरा है अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। और चौथा है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? तो जॉन डीवी ने दिया। ये आपको याद रखना है। ये अमेरिकी दार्शनिक थे, और इन्होंने ही प्रगतिशील शिक्षा का प्रस्ताव दिया। प्रगतिशील शिक्षा जो है वह समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? पहला है अभिसारी चिंतन। दूसरा है जानकारी का पुनः स्मरण। तीसरा है बच्चों का मानकीकृत आकलन। और चौथा है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन।
तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न में कहा ही गया है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं, तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? पहला है, अधगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं। दूसरा है, अधगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तीसरा है, विकास अधगम से स्वतंत्र है। और चौथा है, अधगम विकास के पीछे रहता है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अधगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला लिखा है, विकास जीवन पर्यंत होता है। दूसरा है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तीसरा है, विकास संशोधन योग्य होता है। और चौथा है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है? ये तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन जो चौथा लिखा हुआ है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें पहला विकल्प है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। दूसरा है, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तीसरा है, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना है। और चौथा है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता पूछी गई है। चौथा विकल्प इसमें सही है। शिक्षक जो है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक एक सुगमकर्ता होता है, मार्गदर्शक होता है। तो शिक्षक का कार्य है मार्गदर्शन करना शिक्षार्थियों का, ताकि स्वयं की समझ का वे निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बन सकें। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। दूसरा है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तीसरा है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। और चौथा है, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है ये पूछा गया है। तो बुद्धि बहुआयामी होती है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग यानी जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। पहला है, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। दूसरा है, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार। तीसरा है, आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। और चौथा है, स्त्रियोचित और पुरुषोचित। तो जेंडर पक्षपात सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करने की ओर संकेत करता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? पहला विकल्प है, बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए।
दूसरा है माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने का नम्रतापूर्वक कहेंगे, ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। तीसरा है कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। और चौथा है उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। तो आप विकल्प से ही समझ गए होंगे पढ़कर ही कि कौन सा उत्तर होना चाहिए। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, ये तो गलत है। ट्यूशन, ये भी गलत। याद करने वाला पहले ही काट दीजिए। तीसरा विकल्प बचता है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? पहला है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। दूसरा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। तीसरा विकल्प है बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। और चौथा है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। तो समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। तो इसमें विद्यालय की क्या भूमिका है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कक्षा में बच्चे भले ही एक उम्र के हों लेकिन उनमें आकृति में, योग्यता में, स्वभाव में, इनमें भिन्नता पाई जाती है। कोई ज़्यादा लंबा होता है, कोई कम, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो इस प्रकार की विभिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला विकल्प है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। दूसरा है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तीसरा है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। और चौथा है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। समावेशी कक्षा है और शिक्षिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूछी गई है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। समावेशी का मतलब क्या है? सभी को समान रूप से शिक्षित करना एक ही छत के नीचे। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी आप विकल्प पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। जैसे चौथे विकल्प में लिखा है कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को शिक्षिका जान सके। तो क्या जो व्यवसाय माता पिता कर रहे हैं क्या बच्चे भी वही करेंगे? हो सकता है बच्चे पढ़ लिख कर कोई जॉब करें या कोई और व्यवसाय चुनें। ऐसा नहीं है कि जो उनके माता पिता कर रहे हैं वही वे करेंगे। तो ये इसीलिए गलत है। इसी प्रकार से ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो बच्चे समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो इसी प्रकार से आप विकल्प पढ़ेंगे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? पहला है तथ्यात्मक जानकारी देकर। दूसरा है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तीसरा है बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। और चौथा है यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। दंड वाला पहले ही काट दीजिए, याद करने वाला भी काट दीजिए। अब 2 बचते हैं। इसमें से आप देख रहे हैं तथ्यात्मक जानकारी देकर, ये तो उत्तर नहीं होगा क्योंकि बच्चों को अपनी अवधारणाओं को बदलने में सहायता करनी है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। अगला प्रश्न है जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि पहला विकल्प है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। दूसरा है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा।
तीसरा है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। और चौथा है पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। तो जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। पहला विकल्प है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तीसरा है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तीसरा है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। और चौथा है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा शिक्षक के जो कार्य हैं वह हैं प्रामाणिक सीखने की स्थिति प्रदान करना, छात्रों में स्वतंत्र सोच की सुविधा, सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की जिज्ञासा का पोषण करना, हर छात्र की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को समझना, शिक्षार्थियों के कौशल और अवधारणाओं को समझना। तो ये सभी शिक्षक की भूमिकाएं होती हैं। इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। पहला है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। दूसरा है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तीसरा है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। और चौथा है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। तो दंड वाला पहले ही काट दीजिए, दंड वाला, याद करने वाला, ये विकल्प आप पहले ही काट दीजिए, रटने वाला, क्योंकि ये प्रश्न के उत्तर नहीं होते हैं। अब इसमें दूसरा विकल्प जो है ये प्रश्न का उत्तर है बच्चों की जो गलतियां हैं एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। पहला विकल्प है आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तीसरा है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। और चौथा विकल्प है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारी एकत्र करने और प्राप्त करने और उपयोग करने की यह एक प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की पृष्ठ संख्या 13 से ये लिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। लिखा है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना,
दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। तीसरा है बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। और चौथा है बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, तभी तो बच्चे अपने विचार प्रदर्शित कर पाएंगे। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को फिल करना है की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है बच्चे को प्रेरित करने, दूसरा है बच्चे को डांटने, तीसरा है बच्चे को नियंत्रण में रखने और चौथा है अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। तो विकल्प आपने पढ़े होंगे तो तुरंत ही उत्तर आप समझ गए होंगे। डांटने वाला काट दीजिए, नियंत्रण में रखने वाला तुलना करना, ये सभी प्रश्न के उत्तर नहीं होते। पहला विकल्प बचा है और यही प्रश्न का उत्तर है, बच्चे को प्रेरित करने। अगला प्रश्न देखते हैं, भावनाओं, अधगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। पहला विकल्प है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तीसरा है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए और चौथा है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। तो भावनाओं, अधगम और अभिप्रेरणा के संबंध में किस कथन से आप सहमत हैं, ये पूछा गया है। तो प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की फिल करना है की योग्यता का आकलन करते हैं। पहला विकल्प है सही उत्तर की पहचान करने, दूसरा है सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने, तीसरा है सही उत्तर का निर्माण करने और चौथा है सही उत्तर की व्याख्या करने। तो बहुविकल्पी प्रश्न बच्चे की क्षमता का आकलन करते हैं। सही उत्तर की पहचान करने के लिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पहला विकल्प है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, दूसरा है कौशलों का अर्जन, तीसरा है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन और चौथा है आनुवंशिक संचरण। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है आनुवंशिक संचरण, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सामाजिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार करने के लिए लेन देन या शिक्षित करते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा व्यक्ति बातचीत के तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने एक शब्द पद का प्रयोग किया है। पहला विकल्प है स्कीमा अवधारणाएं, दूसरा है विकास के क्षेत्र, तीसरा है जीन और चौथा है परिपक्वन प्रखंड। तो पहला विकल्प इसमें सही है। ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। पहला विकल्प है बच्चे अहम केंद्रित हैं, दूसरा विकल्प है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, तीसरा है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं और चौथा है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं क्योंकि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। बच्चे कोई कार्य कर रहे होते हैं तो स्वयं से बातें करते हैं, कोई खेल खेल रहे होते हैं, कोई पहेली हल कर रहे होते हैं तो बच्चे स्वयं से बातें करते हैं। तो क्यों करते हैं? अपने कार्य को दिशा देने के लिए। अगला प्रश्न है अधिगम आसक्तता वाले, पहला विकल्प है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, दूसरा है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं,
तीसरा है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। और चौथा है बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। जैसे कि स्मॉल लेटर में बी और डी में बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। यदि बी बनाने के लिए कहा जाए तो बच्चे डी बना देते हैं, डी को बी समझते हैं। तो जो एक समान दिखाई देते हैं अक्षर, उनमें उन्हें भ्रम होता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता क्या है? पहला विकल्प है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। दूसरा है सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तीसरा है बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। और चौथा है बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तो सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। दूसरा है उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। तीसरा है शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। और चौथा विकल्प है शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। तो ट्यूशन वाला काट दीजिए, कठोर दंड वाला काट दीजिए। अब दो विकल्प बचते हैं। तो चौथा तो उत्तर नहीं है क्योंकि गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें, ऐसा तो शिक्षिका नहीं कर सकती। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराई गई अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है एक प्रभावी कक्षा में। पहला विकल्प है बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। दूसरा है बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तीसरा है बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। और चौथा है बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। तो प्रभावी कक्षा कक्ष जो है प्रभावी शिक्षण को सुनिश्चित करती है क्योंकि यह एक ऐसे वातावरण से संबंधित है जो व्याकुलता और व्यवधान से मुक्त होता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तीसरा है अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। और चौथा है शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था सितंबर 2015 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि आप पेपर सेकंड में साइंस यानी आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आप NCERT साइंस पढ़ सकते हैं। मैं कंप्लीट पढ़ा रही हूँ, लगभग 4 वीडियो उसके आ भी चुके हैं। क्लास 6 to 8 कंप्लीट NCERT में पढ़ाऊंगी तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।